सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट 5। और ये यूनिट जो हमारी है वो काफी अच्छी सी यूनिट है, छोटी सी यूनिट है और बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब तक हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट 1 टू यूनिट 4 सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। और पूरी जो सारी वीडियोस थी उनके अंदर मैंने सारा सिलेबस और जितने भी पीवाईक्यूज थे बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहां पर जाके देख लो। ये यूनिट जो थी मैं काफी जल्दी कंप्लीट करवाने वाला था, ये जो सब्जेक्ट था, बट मैंने 4 यूनिट करवाने के बाद तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, टाइफाइड आ गया था। तो इस वजह से क्या हो गया कि 4-5 दिन का ब्रेक हो गया। बट अब मैं ये वीडियो करवा दूंगा, मतलब ये यूनिट। तो यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि मैं इस यूनिट के अंदर आपको करवाने वाला हूँ। और ये सारे टॉपिक्स के आगे मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये पीवाईक्यू में कितने टाइम आए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे पीवाईक्यूज के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक है हमारा, ये हमारा इस यूनिट का नहीं है, बस एक्स्ट्रा से आया था। तो मैंने सोचा 1-2 मार्क्स में आया था, तो मैंने कहा ये वाला टॉपिक भी करवा ही देता हूँ, ठीक है। और सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो 4 बार, 3 बार, 2 बार ऐसे पीवाईक्यूज में आए हैं। तो सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी यूनिट बहुत अच्छे से देखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेटेड रहना है हमारे साथ, ठीक है। तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा बिजनेस ओनरशिप। तो बिजनेस ओनरशिप क्या होता है? आप कभी भी कोई बिजनेस सुनते हो तो उसके बारे में, उसका मालिक कौन है, उसे चला कौन रहा है, या फिर पार्टनरशिप में है, वो बिजनेस ओनरशिप क्या होता है। अब ओनरशिप हमारी मल्टीपल टाइप्स की होती है। या तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक बंदे की पूरा का पूरा बिजनेस है, उसका एक बंदे का। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर क्या है कि पार्टनरशिप है, ठीक है, ऐसे बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स की ओनरशिप होती हैं। तो आज हम बिजनेस ओनरशिप को समझेंगे और उसकी टाइप्स को भी समझेंगे। बिजनेस ओनरशिप मीन्स हु ओन्स द बिजनेस एंड हाउ द बिजनेस इज लीगली स्ट्रक्चर्ड। बिजनेस को ओन कौन करता है, उसका मालिक कौन है, और लीगली स्ट्रक्चर्ड कैसा है बिजनेस का, कि कौन क्या है, कौन क्या है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, इट डिसाइड्स हु विल टेक डिसीजन। इससे पता चलता है कि कौन डिसीजंस लेगा। और हु विल मैनेज द प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे मैनेज किया जाएगा, किसके अंदर मतलब डिवाइड किया जाएगा, ऐसे कुछ। हु विल बियर द लॉसेस एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अगर बिजनेस के अंदर कोई लॉस आ जाता है या फिर कुछ लीगल इशू आ जाते हैं तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको कौन बिजनेस ओनरशिप से मिल जाता है, कि कौन बिजनेस का ओनर है, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, मतलब कि एक सिंगल बंदा ओन कर रहा होगा पूरे के पूरे बिजनेस को और उसे मैनेज कर रहा होगा। ओन एंड मैनेज बाय वन पर्सन। इजी टू स्टार्ट होता है ये काफी, और पूरा का पूरा कंट्रोल एक ही बंदे के पास होता है, यानी कि अगर आप हो तो आपके पास ही रहता है। और इसके अंदर पेपर वर्क भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल बंदा है तो भाई ज्यादा आपको एग्रीमेंट वगैरह साइन वगैरह नहीं कराने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो किसी भी ग्रोसरी शॉप किसी एक सिंगल बंदे के द्वारा चलाई जाती है, तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप पार्टनरशिप। ये नाम से ही पता चल रहा है भाई पार्टनरशिप क्या होती है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं। तो ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन एज पर एग्रीमेंट, ठीक है, उसके अंदर मतलब एग्रीमेंट रहता है। इसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो शेयर्ड होता है। अगर प्रॉफिट जैसे कि हमारा 100 रुपए का हुआ तो दो बंदे हैं तो 50-50 हो जाएगा। और अगर लॉस हुआ 100 रुपए का तो वही 50-50 दोनों को भरना पड़ेगा। अगर मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि 50, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ एज एग्जाम्पल की 50-50% की पार्टनरशिप है। ऐसा भी होता है कहीं कहीं पर 70-30 की पार्टनरशिप होती है, 40-60 की पार्टनरशिप होती है। ऐसे जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बराबर की पार्टनरशिप होती है। एग्जाम्पल के लिए तो टू फ्रेंड्स स्टार्टिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई दो बंदे भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर उनका स्टार्टिंग से ही, या तो देखो, वो जो हमारे पार्टनरशिप के एग्रीमेंट होते हैं या तो वो भाई ओरली होते हैं कि आपने आपस में बात कर ली, और ज्यादातर जो लीगली होते हैं वो हमारे रिटर्न होते हैं और डॉक्यूमेंट्स में होते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। तो दो फ्रेंड्स स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर कुछ भी नुकसान होता है तो हम दोनों झेलेंगे और हम साथ में पैसा लगाएंगे, ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसके अंदर, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों के साइड में होती है, अकेला एक बंदा मैनेज नहीं कर रहा होता। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज, इसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पार्टनरशिप के अंदर कि भाई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, ठीक है। तो दिक्कत तो होती है आगे चल के जब पार्टनरशिप होती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जहां पर पार्टनरशिप काम नहीं करती है। helps entrepreneurship entrepreneurs choose the right structure based on capital liability, कंट्रोल एंड एक्सपेंशन नीड्स। अब ये क्या लिखा हुआ है भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो टाइप्स है ना, ये जो
मल्टीपल टाइप्स के जो स्ट्रक्चर है हमारे ओनरशिप के, वो जो पहले से ही हैं, उनको देखकर एंटरप्रेन्योर्स को काफी इजीली समझ में आ जाता है कि उनके पास कितना पैसा है, कितना कंट्रोल रहेगा, और मतलब उन्हें अच्छे से समझ में आता है कि हमें कौन से बिजनेस को, कौन से स्ट्रक्चर को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी आसानी कर देते हैं ये जो स्ट्रक्चर होते हैं मल्टीपल टाइप्स के। अब हमारा थर्ड स्ट्रक्चर होता है, थर्ड टाइप होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सबसे ज्यादा आपने देखी होंगी, जितनी भी कंपनीज होती हैं प्राइवेट लिमिटेड मतलब होती हैं, उनके अंदर पूरा का पूरा जो वो स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा का पूरा बिजनेस होता है, वो अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, कंपनीज एक एक्ट है हमारा, कंपनी के लिए एक्ट आया था, वो हमारा एक्ट, उसके अंदर सारी स्ट्रक्चर पूरा मेंशन होता है। उस हिसाब से जो बिजनेस है वो रजिस्टर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अंदर क्या होता है ना कि अगर बिजनेस से कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आपके जो अपने पर्सनल एसेट्स हैं उन पे कोई दिक्कत नहीं आती, आपका जो ये कंपनी है ना, इस पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो कंपनी एक क्या बन जाती है, लीगल आइडेंटिटी एंटिटी बन जाती है, जिसके अंदर मतलब आइडेंटिटी बन जाती है। इसके अंदर ना मतलब इसका ही पैन कार्ड बन जाता है, और इससे ही आप जीएसटी नंबर ले लेते हो। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो कंपनी पे आती है, आपके पर्सनल एसेट्स पे नहीं आती। लिमिटेड लाइबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ्टी, सेफ रहती है पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है, और जो लाइबिलिटीज होती हैं इसके अंदर बहुत लिमिटेड होती हैं। कैन रेज फंड्स, आप इस कंपनी एक्ट के द्वारा अगर आपने कंपनी को स्टार्ट किया, प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप भाई फंड्स भी रेज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी। नीड्स लीगल फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट, आपके इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, और अगर आप किसी एक एक हमारे अमाउंट होता है कुछ, उसके ऊपर अगर आप अर्न करते हो तो आपको कुछ परसेंटेज सरकार को भी एज अ टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं, अपनी आपकी जो आइडेंटिटी बन रही है कंपनी के, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज करने होते हैं। तो ये हमारा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फोर्थ आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब समझ लो कि इसके अंदर क्या होता है ना, एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो कि बिजनेस को ओन कर रहा होता है। जैसे कि अमूल डेयरी जो है, अमूल जो पूरी कंपनी है, वो एक ग्रुप के द्वारा ओन की जाती है। ठीक है, ओन्ड एंड रन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, जिससे कि हर किसी का बेनिफिट हो सके। जैसे कि अमूल के अंदर जो डेयरी फार्मर्स होते हैं, या फिर जो भी फार्मर्स होते हैं जो कि उसके अंदर काम करते हैं, उनके लिए एक म्यूचुअल हेल्प हो जाती है। ठीक है, सबके लिए शेयर्ड प्रॉफिट, इसके अंदर जितने भी लोग होते हैं सबके अंदर प्रॉफिट शेयर होता है, और जो भी लॉस होता है वो भी शेयर होता है। दिस इज नॉट फॉर बिग प्रॉफिट, इसके अंदर जो पीछे इसका मोटिव होता है वो ये होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट हो सके और सोशल इम्पैक्ट आ सके। इसके अंदर पूरा का पूरा फोकस प्रॉफिट पे नहीं होता, और जो प्रॉफिट होता भी है ना, वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस के अंदर, जिससे कि और ज्यादा लोगों की मदद हो सके। ये आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमारे चार टाइप के ओनरशिप होती है, बिजनेस ओनरशिप। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी, और किसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ इस टॉपिक से हमारे तीन पीवाईक्यू आए थे, दो तो 2 मार्क्स के थे और एक 10 मार्क्स का था। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ओनरशिप, ये आप समझा पाओगे, आप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डिफाइन द मीनिंग ऑफ बिजनेस ओनरशिप, सेम क्वेश्चन। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप इन डिटेल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो बिजनेस ओनरशिप है वो समझाना है। देन आपको सारे टाइप्स बताने हैं, और हर एक टाइप में आपको कोशिश करनी है कि आपको एग्जाम्पल लिख कर आना है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप लॉस। पार्टनरशिप लॉ समझने से पहले पहले थोड़ा सा पार्टनरशिप समझ लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बंदे ओन कर रहे होते हैं बिजनेस को। अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल एग्री टू रन अ बिजनेस टुगेदर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखो, दिस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसके अंदर जो पार्टनरशिप के अंदर जितने भी आपके लॉस होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी आप लीगल जो चीजें वगैरह करते हो, वो सारी की सारी किसके द्वारा गवर्न की जा रही है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, जो कि आया था। ठीक है, 1932 में। अब ये आपको इतना क्लियर है। अब आते हैं हमारे की एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके बेस पर पीवाईक्यू भी आता है। ठीक है, आगे आया भी हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर इंपॉर्टेंट होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपको अच्छे से बनाना है, और आपके पार्टनर्स के साथ अच्छे से भाई मतलब बातचीत करके एग्रीमेंट बनाना है, कि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है एग्रीमेंट। आप मतलब ऐसा सोच लोगे कि बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, नहीं, पहले आप डिसाइड करो कि आप किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करोगे। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए एज पर द एग्रीमेंट, कि कितना प्रॉफिट हम शेयर करेंगे और कितना लॉसेस शेयर करेंगे एज पर द एग्रीमेंट।
म्यूचुअल एजेंसी यानी कि जो ईच पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर, मतलब कि जैसे कि दो पार्टनर है, ठीक है, अगर दोनों पार्टनर में से अगर एक पार्टनर अवेलेबल है तो वो दूसरे के बिहाफ पर भी डिसीजंस ले सके, और अगर कोई दिक्कत आ रही है दूसरे को तो उसकी जगह पर खुद भी आकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सके, ठीक है, ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसके अंदर जो मिनिमम होते हैं वो हमारे दो होते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। और अगर आपका जो बिजनेस है वो बैंकिंग के रिलेटेड है तो उसके अंदर 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्लीज, है ना, 2 नंबर में भी कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस पर्पस, कि आपका जो पार्टनरशिप है वो किसी लीगल बिजनेस के लिए होनी चाहिए, इलीगल के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है व्हाट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पर मैंने बता तो दिया इसके बेस पर पार्टनरशिप आता है, तो बट ये है क्या भाई, तो देखो, इट इज द लॉ डेट एक्सप्लेन्स हाउ पार्टनरशिप आर फॉर्म, किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म होंगी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स जो भी हैं उसके अंदर, बिजनेस के अंदर, उनके ड्यूटीज एंड उसके राइट्स क्या होंगे, हाउ पार्टनरशिप कैन बी एंडेड और चेंज, अगर आपकी पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो किस तरीके से खत्म आप कर सकते हो, अगर आपको कोई पार्टनरशिप में चेंजेस करने तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है, अगर जैसे कि आप स्टार्टिंग में 2 पार्टनर थे लेकिन आगे जाकर आप 3 हो जाते हो तो आप किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस करोगे, ठीक है, और अगर आपकी पार्टनरशिप के अंदर कोई बंदा बोलता है कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा वो काम नहीं करूंगा, तो इसके अंदर पहले से ही मेंशन है कि क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं, ठीक है, और आपको अगर स्टार्ट करनी है पार्टनरशिप तो फॉर्म करने के लिए अभी आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की हेल्प लगेगी, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2 नंबर में आ चुका था इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर, जो कि ज्यादातर यही होता है, ठीक है, एक्टिव पार्टनर, कि दो बंदे मिले और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इसके अंदर पूरा का पूरा जो बिजनेस होता है वो सारे पार्टनर्स के द्वारा एक्टिवली मैनेज किया जाता है, ठीक है। सेकंड होता है स्लीपिंग पार्टनर, इन्वेस्ट मनी बट डज नॉट टेक पार्ट इन डेली एक्टिविटीज। इसके अंदर ये पार्टनर क्या करता है कि कुछ बेसिस ऑफ इक्विटी लेता है और इन्वेस्ट कर देता है पैसा, और भाई वो कुछ उसके अंदर क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं होता, ठीक है, ये होता है स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड होता है नॉमिनल पार्टनर, ये क्या होता है, बेसिकली गिव्स देयर नेम बट डज नॉट इन्वेस्ट और मैनेज, ये बस सिर्फ इसका नाम होता है, ना तो ये पैसे देता है ना ही ये कुछ मैनेज करता है, ठीक है। फोर्थ आता है माइनर पार्टनर, ये कैन शेयर प्रॉफिट बट नॉट लिएबल फॉर लॉसेस। इसके अंदर ये जो पार्टनर होता है ये बढ़िया होता है भाई, कि प्रॉफिट तो होगा तो वो तो शेयर करेगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होती, ठीक है, वो होता है माइनर पार्टनर। तो आई होप आपको ये चारों ये जो टाइप्स थे पार्टनर के समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप और को ओनरशिप। अब देखो, को ओनरशिप एक चीज होती है, एक होती है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप होती है ना, वो ज्यादातर हमारी सिर्फ बिजनेसेस के लिए होती है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हो तभी आप पार्टनरशिप करते हो। लेकिन जो को ओनरशिप होती है ना, वो जरूरी नहीं है वो बिजनेस के लिए भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप फैमिली में अगर क्या बोलते हैं कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो तो उसके अंदर को ओनरशिप आ जाती है, जैसे कि आप समझो कि आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी थी और वो आपके नाम आ जाती है, तो आपके जो ब्रदर है वो भी उसके को ओनर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये होती है को ओनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में लीगल एग्रीमेंट वगैरह होते हैं और फिर आप जाकर पार्टनर बनते हो। ये आता है, मतलब कि टॉपिक 2 मार्क्स में आ सकता है, इसके लिए मैंने आपको बता रहा हूँ। एग्रीमेंट की बात करें तो मस्ट हैव एन एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, इसके अंदर कोई नेसेसरी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ ये बिजनेस पर्पज के लिए होता है, लेकिन इसके अंदर जरूरी नहीं है कि बिजनेस पर्पज के लिए हो। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो इसके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी शेयर हो। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो हाँ भाई, ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसके अंदर वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, मतलब म्यूचुअल एजेंसी इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, कि एज अ बिहाफ ऑफ दूसरे के वर्क कर सकें, ठीक है। तो आपको पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में काफी इजीली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली पीवाईक्यूज के ऊपर जो भी पार्टनरशिप लॉज के रिलेटेड आए हैं। मैंने आपको पार्टनरशिप लॉ जो है वो सारा बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करें, 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप लॉज। तो पार्टनरशिप लॉज आर द रूल्स दैट गवर्न बाय पार्टनरशिप बिजनेस इन इंडिया। दीज लॉज आर डिफाइंड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो भी हमारे लॉज पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होते हैं वो हमारे लॉज क्या होते हैं, पार्टनरशिप लॉज होते हैं। और ये जो सारे इंडिया के अंदर जो लॉज हैं वो डिफाइन किए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। अब नेक्स्ट आता है राइट द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 5 एलिमेंट बताए थे मैंने अभी आपको। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस तो समझा दिया दोनों के बीच में। आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है ऐसे, द अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन
who have agreed to share the profit of a business carried out on by all और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि मतलब इनके अंदर म्यूचुअल एजेंसी होगी और वो कोई भी अगर प्रॉफिट आएगा तो वो भाई शेयर करेंगे और लॉस आएगा तो वो भी शेयर करेंगे। डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये जो हमारा पार्टनरशिप है वो हमारा किसके अंदर मेंशन है, ये जो पूरा का पूरा लॉ है वो सेक्शन 4 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये पार्टनरशिप की बता रहा हूँ मैं, कि ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये जो पार्टनरशिप का लॉ है वो इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। तो अमित सुमित रवि स्टार्ट अ मोबाइल रिपेयर बिजनेस, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस हियर, दे आर पार्टनर्स, ठीक है, तो वो पार्टनर हो गए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। अब बात ये पार्टनरशिप देखो अब समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है, पार्टनरशिप हमारा क्लियर है। अब आते हैं हम को ओनरशिप की तरफ, ठीक है। को ओनरशिप मीन्स टू और मोर पर्सन ओइंग अ प्रॉपर्टी टुगेदर बट नॉट नेसेसरी डूइंग बिजनेस और शेयरिंग प्रॉफिट। इसके अंदर क्या है कि कोई एक प्रॉपर्टी है, समझो है ना, कोई भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैपटॉप है, ठीक है, या फिर कोई मतलब जमीन है, या फिर कोई घर है, ठीक है, तो वो हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा पर्सन ओन करते हैं, तो उसका मतलब होता है को ओनरशिप, ठीक है, दोनों के पास ओनरशिप है। तो इसके अंदर जरूरी नहीं होता कि वो बिजनेस या फिर प्रॉफिट शेयर करें, ठीक है। देयर इज नो एग्रीमेंट, इसकी कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। Two brothers inherit a piece of land from their father. They co-own it, but there is no business or profit sharing. कि भाई किसी मतलब दो ब्रदर हैं और वो अपने पापा से जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करते हैं, उनके पास आती है, तो वो दोनों ही उसके को ओनर हैं, बस इसके अंदर कोई बिजनेस या प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। सो की डिफरेंस फिर देखो, इतना आपको समझाना है पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप के बारे में, इतना आपने समझा दिया थ्योरी। फिर आपको जो मैंने डिफरेंस बताया पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में, आपको वो लिख देना है, ठीक है, ये वाला। और फिर आप चाहो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब मेंशन कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है, इतना बहुत रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स इन ऑन्टरप्रेन्योरशिप। अब ये सेल टैक्स क्या होता है और ये इनकम टैक्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। पहले समझो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे लगता है सेल टैक्स, ठीक है, और आपकी इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, जैसे कि आपकी सैलरीज हो गई या फिर मतलब समझ लो कि आप किसी को सैलरी दे रहे हो या फिर आपको सैलरी मिल रही है, उस पर जो टैक्स लगता है, आपकी जो इनकम होती है ना, जो आपके बिजनेस के अंदर जो आपकी इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है इनकम टैक्स, ठीक है। दोनों के अंदर यही जो मेन डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि होता क्या है। सेल टैक्स इज द टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जिसे आज के टाइम पे जीएसटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो सेल टैक्स होता है उसका मतलब यही होता है कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज के सेल करने पर जो टैक्स लगाते हो उसे हम कहते हैं सेल टैक्स। अर्लियर इट वाज अ स्टेट लेवल टैक्स, उसे हम स्टेट लेवल टैक्स कहते थे, बट नाउ इन इंडिया इट इज मोस्टली रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं सेल टैक्स के बारे में, जिसे हम अब जीएसटी कहते हैं। पेड बाय द कस्टमर, कलेक्टेड बाय सेलर एंड दे सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। देखो इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो सेल टैक्स होता है ना वो कस्टमर देता है, ठीक है। कि मैं आपको समझाऊं कि मैंने अभी एक लैपटॉप लिया था, उसके ऊपर 13% का जीएसटी लगा था, तो मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, तो मैंने लैपटॉप का 13% जीएसटी क्या बोलते हैं उसको दिया, जो सेलर था। फिर सेलर ने वो जो जीएसटी था कलेक्ट किया एंड सबमिट किया गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीएसटी, इसका इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लो होता है, ठीक है। इट अप्लाइज टू प्रोडक्ट प्राइस, सो कस्टमर पे अ लिटिल एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर मेरा लैपटॉप 75,000 का था तो उसकी प्राइस पर वो लगेगा जीएसटी। ऐसा नहीं होगा कि फिक्स अमाउंट रहेगा जीएसटी का। जीएसटी जो है वेरी करेगा प्राइस के बेसिस पर, ठीक है, और ये भी कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का अलग होता है, प्लास्टिक आइटम का अलग होता है, ठीक है, और ये सारे गुड्स के लिए अलग अलग जीएसटी होती है, ठीक है। तो सो कस्टमर पे अ लिटिल एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे कि समझो कि मेरा 70,000 का 75,000 का लैपटॉप है, उसका मैंने 13% और मतलब कि 75,000 अगर लैपटॉप का है तो उसका प्लस 13% मुझे और पे करना पड़ेगा, ठीक है। हेल्प द गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो इस जो टैक्स होता है जीएसटी, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट उससे अर्न करके रेवेन्यू जनरेट करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर को इम्प्रूव करती है, ठीक है। अब आपको सेल टैक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं इनकम टैक्स की तरफ, ठीक है। इनकम टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल और बिजनेस, ठीक है, मतलब कि कोई आपका बिजनेस है वो जितनी इनकम जनरेट करता है उस पे लगता है इनकम टैक्स, और
आप जो इंडिविजुअल जो इनकम जनरेट करते हो या फिर जो आपकी सैलरी हो गई, वो उस पे लगता है इनकम टैक्स, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एवरी पर्सन और कंपनी अर्निंग इनकम कैन अबव अ सर्टेन लिमिट बस मस्ट पे दिस टैक्स। मतलब एक लिमिट रख रखी है कि इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। जैसे कि अभी 12 लाख रुपीज हो गई है साल की, कि अगर कोई बंदा 12 लाख से ज्यादा कमाता है तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है। Entrepreneurs must पे इनकम टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट, और जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसको पे एंटरप्रेन्योर शेयर करते हैं, ठीक है। रेट डिपेंड ऑन इनकम स्लैब फॉर इंडिविजुअल और कंपनी टाइप फॉर बिजनेसेस, ठीक है। आपका जो कंपनी का टाइप है वो किस तरीके का है, उस पे आपकी जो रेट्स है वो डिपेंड करेंगे टैक्स के। और इनकम स्लैब आपके इंडिविजुअल के ऊपर मतलब कितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इनकम टैक्स के, और इनकम टैक्स भी आपको क्लियर होगा। अब देखो, ये जो हमारे दोनों टैक्स हैं, सेल टैक्स और इनकम टैक्स, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। अगर वो पे नहीं करते तो क्या हो सकता है? हेल्प्स रन द बिजनेस लीगली, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप टैक्सेस वगैरह पे करते हो, आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आती। अवॉइड पेनल्टीज और लीगल इश्यूज, कहीं यहाँ पे कोई केस लग जाए या फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए या फिर आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं, इन सबको क्या करते हो आप? अवॉइड करते हो इन टैक्स को पे कर कर। बिल्ड ट्रस्ट विद गवर्नमेंट, कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन सब के साथ आपका ट्रस्ट बना रहता है। अब हम इसके पीवाईक्यूज की बात करें तो दो पीवाईक्यू आए थे 10 नंबर के। डिस्क्राइब द सेल इनकम टैक्स एंड वर्कमैन कंपेशन एक्ट। तो वर्कमैन कंपेशन कंपेंसेशन एक्ट जो है मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको सेल टैक्स और इनकम टैक्स समझ में आ गया है, वो आप बता सकते हो इसके अंदर, ठीक है। डिस्कस अबाउट द सेल्स एंड इनकम टैक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आप दोनों ही बहुत अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपके सॉल्व करवा दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, ठीक है। ये हमारा जो एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, और वर्कर्स या फिर लेबर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, ये होता क्या है? तो देखो, पहली बात बताता हूँ सीधी, कि अगर कोई भी बंदा अपनी कंपनी के अंदर काम कर रहा है या फिर मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, और उस समय पर उसे कोई चोट लग जाती है या फिर उसे कोई इंजरी हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस समय पर जो कंपनसेशन कंपनी उस बंदे को या फिर उसकी फैमिली को पे करती है, वो सारी चीजें इस एक्ट के अंदर मेंशन थी, ठीक है। तो देखो, इट इज अ लॉ दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स इफ दे गेट इंजर्ड, डिसेबल्ड और डाई ड्यूरिंग वर्क, ठीक है। ये आपको क्लियर है? इट एंश्योर्स द एम्प्लॉयर गिव्स कंपनसेशन, यानी कि जो मनी है, जो पैसे हैं, टू द वर्कर ऑन देयर और देयर फैमिली, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ भाई कंपनी के अंदर, तो जो कंपनी है वो एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉयर है वो कंपनसेशन पे करेगा वर्कर को या फिर उसकी फैमिली को, ठीक है। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स? ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि एज बिजनेस ओनर और स्टार्टअप फाउंडर दे एम्प्लॉय वर्कर, ठीक है। they employ workers. If an accident happened during work, the company must support the worker financially. अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई बिजनेस के ओनर हो या फिर चाहे छोटे से आप स्टार्टअप के ओनर हो, ठीक है, तो फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आपके आपके मतलब कि वर्किंग आवर में अगर किसी वर्कर के साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको उसे सपोर्ट करना है फाइनेंशियली भी, ठीक है। इट हेल्प्स इन टेकिंग केयर ऑफ इंजर्ड एम्प्लॉयज, ठीक है, उसके लिए आप बहुत टेकिंग केयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अवॉइडिंग लीगल प्रॉब्लम्स, अगर कोई मतलब एक ही बात बताओ कि आपके वर्किंग आवर में अगर किसी बंदे की चोट लग जाती है और आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो जाके आपकी कंप्लेंट भी तो कर सकता है, तो आप लीगल प्रॉब्लम से भी बचे रहोगे। शोइंग कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर किसी कंपनी में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उससे ये भी दिखता है कि आप भाई रिस्पॉन्सिबल हो और बहुत ज्यादा एथिकल हो, ठीक है। तो देखो ये आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ, मैं इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ, आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मेरे कंपनी के सामने ही एक साइकिल के जो टायर की जो तिल्लियां बनती है ना, उसकी कंपनी थी। तो उसमें एक बंदे का क्या हुआ था, जब वो मतलब ऐसे वायर होता है वो कट होता है, ठीक है, तो कटिंग में क्या हुआ था, उसका पूरा हाथ, मतलब अपना लेफ्ट हैंड था उसका, पूरा शोल्डर से पूरा कटा था, कट पूरा, हाँ। तो मैंने क्या वहाँ वहां पर क्या था, उस समय वहां पर ओनर भी उसका प्रेजेंट नहीं था कंपनी में। तो मेरे पापा ही उसको कार में लेकर गए थे, और पूरे मतलब बहुत ज्यादा उसे दिक्कत हो गई थी। बट फिर क्या था कि वो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो हमने भी उससे बात बात करी, फिर ये डिसाइड हुआ कि है ना, फिर उसके ओनर ने उसे मतलब लाइफ टाइम कहा है कि मैं आपको हर महीने 15,000 रुपये पे करूंगा, और आप हमारे यहाँ काम करो एक ही हाथ से, मतलब ऐसा है उसके यहाँ।
मतलब कि उसका पूरा हाथ चला गया, फिर भी उसे वहां पे काम करना पड़ेगा और उसे 15,000 मिलेंगे, और क्या है, पर उसकी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो गई, ये समझ लो, एक हाथ पूरा चलेगा उसका, लेफ्ट हैंड। अब हम की फीचर्स की बात करते हैं ऑफ द एक्ट। तो पहले की फीचर ये है कि एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि किस पर ये अप्लाई होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई वर्किंग आवर से बाहर है वो बंदा तो कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। अप्लाइज टू वर्कर इन फैक्ट्रीज, माइंस, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कि अगर जो वर्कर फैक्ट्रीज के अंदर हैं या माइंस के अंदर हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैं, वहां पर ये एप्लीकेबल है, और कहीं मतलब ऐसे एप्लीकेबल नहीं है। नॉट फॉर आर्म फोर्सेस और कैजुअल वर्कर, कुछ ऐसे ही वर्कर्स होते हैं जो कि ऐसे, मतलब उनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता, और आर्म फोर्सेस जो हमारी होती हैं उनके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनसे कहीं ना कहीं ये सिग्नेचर वगैरह करवा लिए जाते हैं कि आपके हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कुछ हो जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, किस किस टाइप की कंपनसेशन होते हैं, पहला तो यही होता है कि भाई इंजरी ड्यूरिंग वर्क, डिसेबिलिटी, है ना, मतलब कि अगर आपके काम के टाइम पे इंजरी आ जाती है या फिर डिसेबिलिटी आ जाती है। अब डिसेबिलिटी आपकी दो तरीके की हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, ठीक है। डेथ ड्यू टू वर्क, इन तीनों टाइप्स के कंपनसेशन आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। हु पेज, एम्प्लॉयर हैज टू पे द कंपनसेशन, गवर्नमेंट वगैरह पे नहीं कर रही है ये, जो एम्प्लॉयर है वही पे करेगा, या तो उसने भाई इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है तो वो जो कंपनी है वो पे कर सकती है, ठीक है, वर्कर्स के इंश्योरेंस होते हैं। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंजरी, आपके इंजरी का नेचर कैसा है, कि वो भाई आपका जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा परमानेंट हो गया है या फिर वो टेम्परेरी है, जल्दी ठीक हो जाएगा, तो उस पर बहुत ज्यादा वेरी करता है कि मतलब कि अगर ज्यादा है तो भाई आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर कम है तो कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। वर्कर्स मंथली वेजेस की, उस जो बंदा है उसकी मंथली वेजेस कितनी थी, है ना, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एज ऑफ द वर्कर, अगर आपके वर्कर की एज कम है तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो ज्यादा कम पे करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो इन सब चीजों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चार क्या थे, की फीचर्स थे एक्ट के। अब हम बात करते हैं व्हेन इज कंपनसेशन नॉट गिवन। ऐसी कौन कौन सी सिनेरियो हो सकते हैं जहां पर कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इफ द इंजरी इज ड्यू टू वर्कर्स ओन फॉल्ट, लाइक ड्रंक ऑन ड्यूटी, ठीक है। बहुत हर एक कंपनी में यही होता है कि आप भाई दारू वारू पी के काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करता है तो भाई वो वर्कर की गलती है, उसमें कोई कंपनी की तो गलती है नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उसे कंपनसेशन नहीं दिया जाता। इफ इट डिड नॉट हैपन एट वर्क, मतलब कि काम के टाइम पे नहीं हुआ, वर्किंग आवर में नहीं हुआ, तो क्यों दिया जाएगा। इफ इट वॉज इंटेंशली, ठीक है, कुछ लोग भाई करते होंगे इंटेंशली, तो वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गया कि कंपनसेशन कब नहीं दिया जाता। अब इस टॉपिक से कौन कौन से पीवाईक्यूज आए, व्हाट इज वर्कर्स कंपनसेशन, ये आप समझा पाओगे बहुत अच्छे से। डिस्क्राइब द सेल्स, इनकम टैक्स एंड वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, तो ये भी आप समझा पाओगे। या तो ये वाला तो मैंने पहले ही करवा दिया है और ये वाला आप करवा दिया। डिस्कस द वर्कर कंपनसेशन एक्ट इन डिटेल, ये तीनों ही, ये वाला तो 2 मार्क्स का है और ये दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये बहुत अच्छे से समझा पाओगे, ठीक है। मैंने ये सॉल्व करवा दिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है व्हाट, ये इसी का पीवाईक्यू जो आया हुआ है, ये 3 पीवाईक्यू तो हो गए। अब ये फोर्थ आया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से। व्हाट बेनिफिट आर पेएबल अंडर अ वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। ऐसे कौन कौन से जो बेनिफिट्स होते हैं जो कि वर्कर्स को दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट देख लिया, उसके की फीचर्स भी देख लिए। ये वाला क्वेश्चन आया था तो ठीक है, मैंने सोचा कि बेनिफिट्स आप वैसे लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी वर्कर का अगर छोटी सी चोट वोट है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा, वो सारा जो मेडिकल का खर्चा होगा वो सारा कंपनी उठाएगी, ठीक है। या फिर मतलब कोई एडमिट हो जाता है तो उसका कितना भी खर्चा होता है वो सब कंपनी उठाएगी, ठीक है। वेजेस ड्यूरिंग रिकवरी, कि भाई अगर कोई बंदा रिकवरी कर रहा है और आपकी कंपनी में उसकी चोट लगी है तो अगर वो छुट्टी वगैरह कर रहा है तो उसकी जो वेजेस होंगे, उसकी जो सैलरी होगी वो कट डाउन नहीं होगी, वो मतलब दी जाएगी। डिसेबिलिटी बेनिफिट, अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। डेथ बेनिफिट टू फैमिली, अगर उसकी भाई ऐसे दिक्कत हो जाती है तो उसकी फैमिली को उसके बेनिफिट मिलेंगे। रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, मतलब कि कोई थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड की जाएगी कि वो भाई अपनी जो सिचुएशन पे था उस पर आ सके वापस। वो सारी सर्विसेज बहुत ज्यादा कम कंपनियों में की जाती है, बट दी जाएगी, ठीक है। ये सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि पेएबल होते हैं अंडर अ वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, ये 5 होते हैं। अब इसके अंदर आपको कैसे समझाना है, सबसे पहले आपको वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट को समझाना था, ठीक है।
फिर आपको इस पर आना था और आपको इसको और डिटेल में समझाना है, ठीक है। और फिर आप उसके बाद आप इसके की फीचर्स और व्हेन कंपनसेशन नॉट गिवन ये आप समझा सकते हो, ठीक है। तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा आंसर। दीज बेनिफिट हेल्प द वर्कर और देयर फैमिली रिकवर्ड विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस, कि भाई उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, वो सारा कंपनी देख ले। अब नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। सो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना और उसके पीछे एक मोटिव होता है कि प्रॉफिटेबल बनाना बिजनेस को और काफी लंबा समय तक उसे चलाना, ठीक है। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है, इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका जो पीछे मोटिव होता है वो ये होता है कि सोशल इम्पैक्ट लाना, लोगों की हेल्प करना, ना कि प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इसके अंदर जो होता है वो उसे री इन्वेस्ट करते हैं कि और ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। वो होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। It means starting a business or organization not just to make money, but to solve a social problem like education, health, environment और poverty, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। उनका सिर्फ फोकस मनी पे नहीं होता। इनोवेशन प्लस बिजनेस स्किल्स प्लस सोशल पर्पस, उसे हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर जो स्किल्स सारी रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी बिजनेस के रिलेटेड होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो इनका मोटिव होता है पीछे, वो पैसे नहीं होते, वो लोगों की हेल्प करना होता है। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल ले तो एक सेल्को कंपनी है जो कि सोलर एनर्जी पैनल्स प्रोवाइड कराती है रूरल होम्स के लिए। गूंज नाम से जो कि क्लोथ और एसेंशियल प्रोवाइड कराती है पुअर कम्युनिटीज को। एक है आरोग्य सेतु जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐप है जो कि कोविड सेफ्टी के लिए हेल्थ ट्रैकिंग करता था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए तीनों के तीनों एग्जांपल। अब अगर हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में एक डिफरेंस समझें तो इनके पीछे जो गोल होता है वो होता है सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इनका होता है प्रॉफिट को अर्न करने का। इसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो यूज किया जाता है री इन्वेस्टमेंट के जरिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ओनर्स के बीच में शेयर हो जाता है प्रॉफिट। इसके अंदर जो सक्सेस मेजर है वो मेजर की जाती है सोशल इम्पैक्ट की, कितना सोशल इम्पैक्ट आया, और ये की जाती है कि कितना आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। इसके अंदर जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो होती है हमारी अनडिजर्व कम्युनिटीज, काफी जो भाई उसके लिए उन्हें वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। और इसके अंदर होती है पेइंग कस्टमर जो कि पैसे पे करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, ठीक है। अब यही 2 नंबर में आया था, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अब आप समझा पाओगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब कौन कौन सी ऐसी नेशनल एजेंसीज हैं या फिर स्टेट एजेंसीज हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का तो मतलब आपको पता है कि बिजनेस को स्टार्ट करना, उसे काफी अच्छे लेवल पे ले जाना और उससे प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके मोटिवेशन को बढ़ाया जाए, उनकी हेल्प की जाए, जिससे कि वो जो अपने बिजनेसेस हैं उन्हें काफी इजीली ग्रो कर सकें। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, जो मोटिवेशन सेशन रखे जाते हैं, उन सब जो किए जाते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए की जाती हैं, कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। इसे इसके लिए किया जाता है। अब नेशनल और स्टेट कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि इसके अंदर काम करती हैं। तो देखो, these national and state level agencies help small businesses and entrepreneurs by providing finance, training, technology support, marketing help, infrastructure and consultancy, ठीक है। ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कराती हैं नेशनल और स्टेट एजेंसीज, जिससे कि entrepreneurs काफी इजीली मतलब अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। तो बहुत सारी मैं एजेंसीज के नाम आपको बताने वाला हूँ, वो करती हैं वो बताने वाला हूँ, तो बस आपको याद रखना है पहली बात तो, ठीक है। तो नेशनल लेवल एजेंसीज देखते हैं पहले सारी, सबसे पहले होती है हमारी MSME, जिसका नाम पूरा फुल फॉर्म अगर बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका रोल क्या होता है कि ये पॉलिसीज बनाती है छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कराती है और स्कीम्स प्रोवाइड कराती है, जिससे कि स्मॉल बिजनेसेस को काफी सपोर्ट होता है। नेक्स्ट आती है हमारी SIDBI, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, लोन्स और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराती है स्मॉल बिजनेसेस को। नेक्स्ट हमारी आती है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है कि भाई आपको मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, टैक्स, स्किल, इन सब की क्या कराती है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जिससे देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के पास कौन मिलेगा जिससे कि वो हेल्प मांगेंगे, ठीक है। तो ये जो एजेंसी होती है ना, ये उनकी हेल्प करती है, उन्हें ट्रेनिंग सेशंस वगैरह प्रोवाइड कराती हैं।
KVIC ये हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कंपनसेशन प्रमोट रूरल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड फंडिंग। जो भी हमारे रूरल इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने लोकल रिसोर्सेज का यूज करके अपने जो बिजनेसेस हैं उन्हें बढ़ाती है, उनको ये क्या करती है, काफी प्रमोट करती है और उन्हें फंडिंग प्रोवाइड कराती है। क्योंकि रूरल जो एरियाज हैं उसके अंदर बिजनेसेस इसके लिए ग्रो नहीं हो पाते। एक तो लोगों के पास क्या है, वो नहीं है, मतलब स्किल नहीं है, ठीक है, और उनके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, इस वजह से वहां पर जो ये है फंडिंग प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आती है हमारी NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्रमोट्स एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप कि एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड जो एजुकेशन है, जो रिसर्च वर्क है या फिर ट्रेनिंग्स है, वो प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और इन्हें काफी प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये सारे हो गई हमारी नेशनल लेवल एजेंसी, बस आपको ये पढ़नी है और याद करनी है, ठीक है। इसमें से अगर आप चार भी याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर के अंदर आएगा तो दोनों एजेंसीज को साथ में ही पूछा जाएगा, नेशनल और स्टेट दोनों की। अगर आपको चार चार भी याद होंगी तो काफी बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट लेवल एजेंसीज। पहले आती है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। जो भी छोटे बिजनेस होते हैं वो सबसे पहले जो कांटेक्ट करते हैं अपने लिए हेल्प के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को ही करते हैं अगर उन्हें किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होती है। SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स को जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा SIIC, स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, डेवलप इंडस्ट्रियल एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि यहीं पर है इसका ऑफिस हमारे यहाँ, कि ये क्या करते हैं, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब आता है हमारा NSDC, स्टेट लेवल। ये मतलब NSDC एक नेशनल लेवल भी है, स्टेट लेवल भी है, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल ट्रेनिंग एट स्टेट लेवल, ठीक है, मतलब स्टेट लेवल पे जितनी भी स्किल ट्रेनिंग है इन द रिलेटेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इस टॉपिक के रिलेटेड नेशनल एंड स्टेट लेवल एजेंसीज के वो आए थे क्वेश्चन हमारे, लिस्ट आउट द नेशनल एंड स्टेट लेवल एजेंसी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आपको वो बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज विच रेंडर असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आपको ये सारे की सारी जो एजेंसीज थी नेशनल एंड स्टेट, वो आपको बतानी थी इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वाला जो नेशनल स्टेट लेवल एजेंसी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके साथ हमारी जो ये यूनिट है, यूनिट 5, वो कंप्लीट होती है। काफी छोटी सी यूनिट थी और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट थी, ठीक है। और इससे क्या है कि बहुत इजीली आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और अगर आपने अभी तक ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं कर रहे हो आप सब्सक्राइब, यार करो ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता है आपको, टाइफाइड है फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पेपर यार इतनी जल्दी रख दिया है केटीयू ने, अब क्या कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आप अपडेटेड रहो। मैं यहाँ पर जो भी अपडेट्स होते हैं चैनल के रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको सबके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे भी हम काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हो, ठीक है। अब तो यार फोर्थ ईयर है, ठीक है, और आप हमारे साथ सेकंड ईयर थर्ड ईयर से कनेक्टेड हो। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मेरे साथ आगे तक कनेक्टेड रहो, कि अगर मैं कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ या फिर मतलब मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि भाई आप ना अपने जूनियर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करो, ठीक है। क्योंकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए और मेरी भी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है और सब्जेक्ट की या फिर इस सब्जेक्ट की, और आप अगर नोट्स चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।